अब तो बच गया महज एक हफ्ता। अब हफ्ते में क्या कमाल हो जाएगा, चलो ये भी देख लेते हैं। जब पिछली हुकूमत जा रही थी तो तब भी मुझे बहुत सारी एप्रीहेंशंस थी इकॉनमी के बारे में कि उसके मुतालिक क्या होगा, मामलात आगे कैसे चलेंगे। और अब भी मेरी बहुत सारी एप्रीहेंशंस हैं क्योंकि कमिटमेंट्स बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन दिन सिर्फ 7 हैं। 7 दिन में क्या होगा। अब अगले दिन मैंने देखा टीवी के ही तवस्सुत से कि जनाब शब्बर ज़ैदी साहब जो कि साबिक चेयरमैन पीआर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। तो मुझे याद आया बचपन में मेरा एक दोस्त था, चिंटू गौर से सुनना तुम। मेरा एक दोस्त था बचपन में, वो हमारे साथ में ना फुटबॉल खेलता था। अच्छा, उसको ना गोल में बस बॉल फेंकने का बहुत शौक था, किसी भी तरह गोल हो जाए। अब वो कोशिश करता था कि वो मुखालिफ टीम के गोल में जाकर गोल मार दे, अगर नहीं हो सके तो अपने ही गोल में गोल कर देता था। वो कमाल था, वो दोनों साइड खेलता था, बस जिधर भी उसके लात लगती थी बॉल पे और गोल दिखता था वो लगा देता था। तो यही कुछ मामला हो गया। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि शब्बर ज़ैदी साहब को शायद केयरटेकर सेटअप में ना कोई रोल ऑफर हुआ हो, इसलिए एकदम कभी इधर कभी उधर खेलते जा रहे हैं। बस कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। इकोनॉमिस्ट बन गए। काम टैक्स का है भाई, आप माजरत के साथ टैक्स का ही काम करो। और आपको मौका मिला, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, जिसकी भी मतलब हुकूमत में आप रहे, आप चेयरमैन एफबीआर बन गए, टैक्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से इससे ज़्यादा ऊंची पोजीशन नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। ये बड़ा ही अहम ओहदा होता है। आप परफॉर्मेंस कुछ दिखा नहीं सके, आप छोटे छोटे दुकानदारों के पीछे पड़ गए, 50-50 हज़ार के चेकों की मनी ट्रेल ढूंढना शुरू कर दी आपने। एफबीआर की प्रेशियस रिसोर्सेज को आपने किधर लगा दिया आपने कि भाई ये पूछते फिरो कि ये 50,000 तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये 50,000 आपने टाइम ज़ाया करवा दिया। अब देखो, लोग हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े बदमाश। मैं ज़्यादा क्यों नहीं बोलता आपको पता है? लोगों को लगता है कि मैं फटा ढोल हूँ, सब बोल देता हूँ। लोग कहते हैं यार आप इतने मशहूर हो सकते हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं जितना मशहूर हूँ मैं उतना खुश हूँ। शब्बर ज़ैदी साहब की सबसे पहली गलती ये है कि विकेटों से बहुत बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी नॉलेज, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ज़्यादा बोल रहे हैं। मत बोलो, पाकिस्तान में ज़्यादा बोलने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि होना कुछ भी नहीं है। ठीक, पहले ये लगे रहे, अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। देखो यार, असद उमर बहुत ही बेकार फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन डिफॉल्ट पाकिस्तान उसके दौर में नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। असद उमर साहब भले बहुत बेकार फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उनका तजुर्बा नहीं था, उनको पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, उन्होंने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट असद उमर ने नहीं किया, जो एक फैक्ट है। शब्बर ज़ैदी साहब मेरे ख्याल से उम्र का तकाजा है या शायद कैफियत इंसान पर ऐसी तारी हो जाती है, शायद उनको इवेंट्स का, चेन ऑफ इवेंट्स का नहीं पता। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि असद उमर साहब की वजारत ख़जाना के दौर में बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान की मईशत को, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ठीक है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं था। पाकिस्तान के ज़्यादा जो हालात बिगड़े हैं, ये बिगड़े शौकत तरीन साहब के अंडर में हैं, और अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने भी बहुत सारी गलतियाँ की। इन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली सब ने अपना रोल प्ले किया होगा, लेकिन जो अच्छा इनके आपसी झगड़े से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये चैप्टर क्लोज हो चुका है इन लोगों का। अब जो लोग आएंगे फ्रेश लोग आएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। शौकत तरीन का मुझे नहीं पता, हो सकता है कि दोबारा उसको चांस मिल जाए। गवर्नमेंट किसकी हो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी हर गवर्नमेंट के साथ चल जाता है। पहले शौकत तरीन साहब आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे, फिर उसके बाद ये अब ऐसे बिल्कुल पार्टी स्टॉलवर्ट पीटीआई के बन के सामने आए। ये पहले पीपल पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे भाई। और अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक वज़ीर थे, फिर उसके बाद ये जनाब पीपल पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना बन गए, फिर पीटीआई के दौर में वज़ीर ख़जाना बन गए। तो यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यार ये नॉन इशू को आप लोग डिस्कस नहीं करो, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है।
अभी चैप्टर चल रहा है इसहाक डार साहब का, 1 हफ्ते का है चैप्टर ये, लेकिन ये चैप्टर जो है ये अब ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। मैं अब इसकी तफसील में इसलिए नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि जब हालात होते हैं ना वो तब्दील होने वाले होते हैं, तो मैं जो हूँ बड़ा देख के चलता हूँ, ठीक है। हम जीतने वाले घोड़े पे पैसे लगाते हैं, ये मसलन कह रहा हूँ, ठीक है। शर्त लगाना, जुआ खेलना, दोनों चीज़ें बहुत ममनू हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ कि जो दुनियावी लिहाज से कहावत है वो ये है कि हम जीतने वाले घोड़े पे पैसे लगाते हैं। अभी आगे फिल्म कुछ नहीं पता, और ना मईशत का पता है कि मईशत कहाँ जा रही है। आखिरी हफ्ता है, लॉजिक कोई नहीं बनती, लेकिन बहुत सारे काम आखिरी हफ्ते में करने हैं भाई। स्टॉक मार्केट चढ़ानी है आखिरी हफ्ते में, डॉलर गिराना वो तो कर नहीं सके, 1 महीना पूरा निकल गया नाजरीन आपके सामने। मेरी उम्मीद ये थी कि डॉलर को 250 का कर देंगे, ये नहीं हो सका इन लोगों से। फैक्ट आपको बात बता रहा हूँ, मेरा अपना माइंड ये था कि शायद इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट जो है वो रिएक्शन देती और 250 पे डॉलर पहुँच जाता, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है यार कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और डॉलर भी नहीं हुआ मामला सेटल उसका, डॉलर भी अपनी जगह। कोई ये जो सारा जो मीडिया पर आता रहता है, यकीन मैं ये बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं तो खुद मनी चेंजर के पास गया हूं ना। कल मैं खुद मनी चेंजर के पास खड़ा हुआ था शाम के टाइम, कल वैसे छुट्टी थी लेकिन शाम के टाइम खड़ा हुआ था। जिस रेट के ऊपर मैं खरीद सकता हूं डॉलर, यानी जिस रेट पर मैं खरीद सकता हूं ओपन मार्केट में 292 था, 292, ठीक है। अब कहीं फर्क होगा थोड़ा बहुत, आई कैंट से, लेकिन मैं आपको पर्सनल जो बता रहा हूं कि मेरे सामने रेट लिखा हुआ है और मुझे पता है कि मैं अगर खरीदता हूं तो 292 यानी 292 रुपीस का मुझे डॉलर मिलेगा, पाक रुपीस का, ठीक। तो अब बात यह है कि ये वो चीजें हैं जो फर्स्ट हैंड मुझे पता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी मुझे बता रहे तेजी आ गई, स्टॉक मार्केट में तेजी लाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेयर्स को ये कह सकते हैं कि यार मार्केट को थोड़ा चलाओ। मार्केट के चलने की एक वजह चीनी नायब वजीर आजम का पाकिस्तान आना भी है। टाइमिंग मैं नहीं कह सकता, टाइमिंग वो तो खैर चीन का हमारे साथ एक बहुत पुख्ता और मजबूत रिश्ता है, तो चीन के जो नायब वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए हैं उसका हमारी मईशत के ऊपर एक अच्छा असर हमें मुरतब होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो कोशिश करेंगे इसको ओवर प्रोजेक्ट, ओवर प्ले और एग्जेजरेट करके दिखाएं, लेकिन दरअसल ये मोर ऑफ दी सेम है। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और ये वो दिखाने के लिए भी आए हैं। हम काफ़ी मरतबा वहाँ जा चुके हैं, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब भी जाते रहते हैं, और अब उनकी तरफ से आना आपको पता है वो भी अहम है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। ख़ास तौर पे चीन के अंदर भी आपको पता है कि मामलात किसी और नौइयत के हैं, वहाँ पर चीन में भी हालात वाक़यात मामलात थोड़े तब्दील हो रहे हैं, और क़यादत के अंदर जो एक जिसे कह सकते हैं कि ठहराव वाला सिलसिला आ रहा है, कोई रद्दोबदल हो रहा है, लोग बदले भी जा रहे हैं, कुछ नए लोग लाए भी जा रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर। तो बात कुछ ऐसी है कि ये टाइमिंग हमें अपने यहाँ मेजर करनी है कि इस टाइमिंग से हमें बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है। मार्केट को बेनिफिट मिल गया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि 1 हफ्ते के अंदर लेवल ऑफ कमिटमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ नहीं क्रिएट हो सकती, वो तो कंट्री टू कंट्री जो एक रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग शो हो रहा है। चाइना हैज़ एवरीथिंग टू बेनिफिट, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ से क्या अचीव करना चाहेगी 1 हफ्ता पहले, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ताम मुल्क के लिए खुश आइंद है। हालात को अगर इस पस मंज़र में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मईशत के अंदर जो लोग बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए अच्छी खबरें हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इन ख़बरों को अगर एक अच्छे अंदाज में लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ताहम ये मामला कुछ इस जगह जाकर अटक जाता है कि 1 हफ्ते बाद जब हुकूमत का जाना हो और पॉलिसियों में इतनी पुख्तगी ना आई हो और हमें तसलसल का यकीन दिलाया जा रहा हो, तो फिर एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। असम्बली में गहमा गहमी बहुत सारे बिलों का पास हो जाना, माशी बिलों की गैर मौजूदगी में समझ नहीं आई बात। देखें, बात यह है कि हमारा फोकस तो मुल्क में सरमायाकारी पर था, तो ये कवानीन जो पास होने थे तो सरमायाकारी के मुतालिक पास होने चाहिए थे ना, कि नहीं। देखिए, मैं
मासूम सा ये सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि बात ये है कि ये सारे सियासी नोयत के बिल पास कर लिए गए, तो बिलों की का फोकस तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए था। वहां पर कोई कवानीन हमने पास होते हुए नहीं देखे। कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मुफ्त में की जा सकती थी, दस्तावेजी ज़रूरियात, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, बहुत सारी और चीज़ें थी जिनको किया जा सकता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जा सकता था, एनर्जी के मुतालिक बिल अनाउंस किए जा सकते थे, अल्टरनेटिव एनर्जी को इंसेंटिवाइज करने के लिए बिल लाए जा सकते थे, और दूरअंदेशी इसी में थी। फिर उसके अलावा ग्रीन पाकिस्तान जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव है, पर ग्रीन पाकिस्तान के एनवायरमेंटल डायमेंशंस भी हैं, उस मुतालिक भी काफ़ी काम होना चाहिए था। फॉरेस्ट्स के मुतालिक, यानी मुल्क के अंदर जंगलात, उनके क़याम के मुतालिक दोबारा से ज़रूरी था बहुत कुछ करना। हॉर्टिकल्चर के मुतालिक बहुत सारे कानून साजी करने की ज़रूरत थी। मुल्क में जो बहुत सारे और इनिशिएटिव्स थे जो कि लेने चाहिए थे, वो उस पर भी काम होना चाहिए था। फिर पाक चीन ताल्लुकात हैं, तो बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन के मुतालिक बहुत सारे बिल पास किए जा सकते थे मेरे नज़दीक, क्योंकि मुलाकातें तो होती रहती हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमें हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस है कि नायब वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, लेकिन साथ में हमारे पास भी कोई ठोस चीज़ हो और उनके पास भी कुछ ठोस चीज़ हो तो मज़ा ज़्यादा आए। कल मैं देख रहा था एक नया शोशा छोड़ा गया है कि पता नहीं कुछ और धातें मिल गई हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के अंदर, और वो चीन एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। बात की जा रही है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, ताम कमाए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में भी कुछ पेशरफ्त होती। अच्छा, मसला ये है कि एक हफ्ते में सीपेक पर किस तरह से काम तेज़ होगा। मैं तो देखे मंतकी सवाल पूछ रहा हूँ। मोहब्बतें अपनी जगह है, हमें बहुत मोहब्बत है, चीन को हमसे बहुत मोहब्बत है, हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, उनको हमसे बहुत मोहब्बत है, हमें उनसे ये लंबी चेन बन जाएगी जब मैं आपको मोहब्बतों के बारे में बताऊंगा। हमारी बहुत मोहब्बतें, समुद्रों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची। ठोस बात यह है कि हमें कल ये बात कही गई कि शायद एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स सरमाया लगा पाकिस्तान में। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमें गुजारिश करनी चाहिए नायब वज़ीर आज़म चीन से कि अब तखमीना बढ़ा दिया जाए सरमायाकारी का, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास जो सरमायाकारी आई उससे हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्ट नहीं हुई, बल्कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। जबकि सरमायाकारी हमने मंगवाई ही इसलिए थी ताकि हम डेट ट्रैप से निकल जाएं, लेकिन हम मज़ीद डेट ट्रैप में फंस गए, यानी कर्ज़ों के जाल में। अब हमने उससे निकलना है। नायब वज़ीर आज़म चीन आया, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि भाई हमारे साथ जो तवानाई के मंसूबे हैं उन पर भी ज़रा गौर किया जाए, क्योंकि देखिए हमने तो अपने गर्दिशी कर्जे को कम करना है, अब हमारा गर्दिशी कर्जा ट्रिलियंस में चला गया है, मुझे बताया जा रहा है। हमारे एक फाजिल मेहमान भी आए थे पिछले हफ्ते में, बता के गए। तो देखिए मेरे सवालात मंतकी हैं। ताल्लुकात अपनी जगह है, ताल्लुकात तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत अच्छी बातें, और मुल्क को छुट्टियों की ज़रूरत भी है, अच्छा है, छुट्टी भी है इस्लामाबाद के अंदर, तो अच्छा मैं कह सकता हूँ कि एक मौका मिलेगा लोगों को सोचने का। इन ताल्लुकात का हमें मज़ीद फ़ायदा उठाना है। चीन करना चाह रहा है, लोग कहते हैं जी चीन करना चाहता है, हम नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, मैं क्यों कहूँ। इतनी कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है ये समझ नहीं आ रही मुझे। देखें अभी भी पाकिस्तान में पावर प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, कुछ उनमें से चीन के भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरमाया 100% उनका नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। सरमाया मिला जुला सरमाया है, इतना बड़ा मंसूबा है। फिर सीपेक की बातें हो रही दोबारा से रिवाइवल की। एक हफ्ते में रिवाइवल कैसे होगा? एक साल मिला मौजूदा हुकूमत को कि वो रिवाइव कर लेते पूरे सीपेक मंसूबे को, टाइम मिला था उनको, चीन मान जाता। चीन ने तो आगे से वही वाली बात की जो बाकी सब ने की।
कि आप अपनी मईशत को ठीक कर लें, अपनी सियासत को ठीक कर लें, अपने हालात को ठीक कर लें, अपनी गवर्नेंस को ठीक कर लें। गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बात यह है कि यार ये बातें तो सबको पता है ना कि ठीक कर लें, हमें जो चाहिए हमें वो मिलना चाहिए। तो और एंकरों को तो चूंकि पता ही नहीं, तो वो डिस्कशन क्या करेंगे। मुझे तो थोड़ा बहुत तो पता है लोगों से सुन के, अपनी तरफ से तो कोई चीज़ तख्लीक नहीं कर सकता ना मैं, लोगों से सुन के जो बता रहा हूं मैं। देखें 2-4 सड़कों का नाम नहीं है। दूसरी बात ये, गवादर वाला रूट तो अब खत्म हो गया ना, सीन फिनिश हो गया। वो लोगों को नहीं चाहिए गवादर रट्टो डेरो, लोगों को अब चाहिए कराची हैदराबाद, हैदराबाद सक्खर, सक्खर मुल्तान, मुल्तान फर्दर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, ये कोई मीडिया पे कोई एंकर ये बात नहीं बता रहा। वो प्रोजेक्ट अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जिसे आप वेस्टर्न कॉरिडोर कहते हैं। अब हमारा ईस्टर्न और हमारा सेंट्रल कॉरिडोर, उस पर वर्किंग शुरू हो गई। वहां पे कुछ भी नहीं है यार, वो ऐसी टाइम का ज़िया है। वो अपने मकासद के लिए बनाया गया था वेस्टर्न कॉरिडोर, वो बन गया, ठीक है, बन गया, आप खुश हो जाओ, ठीक है। लेकिन अब जो जिधर काम होना है वहां पे बात करो ना, जिधर काम होना है वो ईस्टर्न कॉरिडोर और सेंट्रल कॉरिडोर पे काम होना है। अब ईस्टर्न और सेंट्रल कॉरिडोर के लिए मैंने पहले बता दिया आपको कि चीन से फिर आप बदल लें कि भाई ईस्टर्न और सेंट्रल कॉरिडोर को डेवलप किया जाए, जहां पे पाकिस्तान की शायद 80 to 90% पॉपुलेशन रहती है। नहीं समझे आप लोग? देखो अब अकल के नाखून लेने का टाइम आ गया। मैं बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा हूं? अब बात यह आ गई, या तो आप एग्जिस्टिंग हमारे नेटवर्क को स्ट्रेंथन करो। अब अगर आप ये कह रहे हो कि ईस्टर्न कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क पर मुहित होगी तो गलत हो जाएगा ना। तो मल्टीपल हमारे पास होने चाहिए तरीकाकार कि हम ईस्टर्न और सेंट्रल कॉरिडोर को डेवलप कर सकें। मैंने आपको बताया कि आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाल सकते हो यहाँ पे, तो भाई पैसे इतने नहीं कर्जा लौटाने के। आप कह रहे हो कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दिया, वो आपका मेहरान हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इंडस हाईवे है, ठीक है। फिर मोटरवे आप बना रहे हो, कराची हैदराबाद तो आपकी बन गई है। ये मैं इसको प्रॉपर मोटरवे मानूं ना मानूं सवालिया निशान है, ठीक है, क्योंकि आप इसको कह सकते हो मोटरवे, लेकिन ये खुला हुआ है, जालियां भी नहीं लगी हुई, रोड है, सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बट ठीक है, इट्स नॉट अ मोटरवे वाली बात नहीं है, वो वाली जो सक्खर मुल्तान वाली है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपने डेवलप करना है ईस्टर्न और सेंट्रल, फिर इस पे वर्किंग काफ़ी इन डेप्थ करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक्टिविटीज़ को आपने देखना है कि भाई आपसे डिस्करेज थोड़ी कर सकते हैं। आप जिन जगहों का नाम बता रहे हो, आवाम को तो पता ही नहीं कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप ऐसी जगहों पर बनाओ जहां पर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। देखिए सिंध के लोग बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्राइव्ड हैं। यहाँ पे बहुत से इलाके बहुत सारे बैकवर्ड हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत सीवियरली अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं लगे। कल ही मैं देख रहा था कि एक मीडिया पर रिपोर्ट चल रही थी कि हमारा दूसरा बड़ा सिंध का जो शहर है हैदराबाद, तीसरे नंबर पर सक्खर है, जहाँ तक मेरा इल्म मुझे बताता है, और मेरा महदूद इल्म है, तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। हैदराबाद शहर के अंदर तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं हुई है ना, दूसरा सबसे बड़ा शहर है सिंध का, और एक ज़माने में हैदराबाद पर बड़ी तवज्जो थी। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए तो हैदराबाद शहर जो है, ऐसा तो नहीं हो सकता यार कि कराची के ऊपर ही आप पूरा प्रोजेक्ट लगा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको बीच में स्टॉप्स जितने हैं उन सबको डेवलप करना है। तो अब बात यह है कि हैदराबाद को कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हो? इतना निगलेक्ट हो गया हैदराबाद, और हैदराबाद मजीद निगलेक्ट हुए जा रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। शहर में मैं गया हूँ, आबादी वहाँ पर मौजूद है, इतनी नहीं है, 5 स्टार होटल नहीं है भाई, छोटा शहर तो नहीं है। हाँ, पतली पतली गलियाँ हैं, छोटे छोटे रोड्स हैं, नाम आप ऑटोबान रख दो भले आप दिल खुश करने के लिए, लेकिन फिर ऑटोबान जैसा दिखना भी तो चाहिए उसको। आप ठंडी रखो या गर्म रखो, सड़क बड़ी रखो। तो मैं लोगों को हमेशा यही समझाता हूं कि ये ठंडे गर्म के चक्कर में ना पड़ो। बात ये है कि हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई एंकर इसके बारे में बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में कोई एंकर इसके बारे में बात नहीं कर रहा, न्यूज़ रिपोर्टें बन रही हैं। लेकिन हैदराबाद, सिंध का हमारा हैदराबाद शहर जो है, इसको डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता लगा वो क्लिप चला दें, हैदराबाद हिंदुस्तान वाला बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, लेकिन वो फ़र्क है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर तवज्जो जो है इसको बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। फिर आगे आ जाइए, सक्खर शहर को ले लीजिए। अब ये सब सीपेक के पॉइंट्स हैं और ये पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हैं सीपेक के। देखो बनी बनाई खिचड़ी दे रहा हूँ आपको मैं। आप मुश्किल कामों में पड़ रहे हो, वहाँ इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, वहाँ इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, आप जहाँ बनाएंगे वहाँ बनाएंगे। देखो मैं तो आपको 3 मेजर शहर दे रहा हूँ ना भाई, सोचने वालों को, है ना। तो कराची, हैदराबाद एंड सक्खर, तो ये 3 दे दिए आपको। अब इन शहरों के अंदर, और यहाँ पर रिलेटिवली कराची का तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, एक अलग बात है कि बहुत सारे इलाके खंडरात की शक्ल पेश करते हैं। वो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल पाकिस्तान जब हम बुलाएं ना, उनको मोहनजोदाड़ो ले जाने के बजाय यहीं पे टूटी गलियों की सैर करवा दे। ये भी एक सियासत है, मैं आपको बताऊं। पता ही है कि इनमें से कोई रेडी नहीं था कि इलेक्शन होने वाले हैं। ये देखो ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना मुल्क के अंदर। पॉलिटिक्स की नज़र नहीं होनी चाहिए। अब तरक्याती मंसूबे थे पूरे मुल्क के, वो स्लो किए हुए थे। वो स्लो इसलिए किए हुए थे क्योंकि इनको ये था कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, असम्बलियाँ डिज़ोल्व ही नहीं होंगी, तो तरक्याती मंसूबे हम लगाएं ना लगाएं। इलेक्शन की अब किसी की भी तैयारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, सिवाय उसके, समझ तो आप गए होंगे। फिर सीपेक का एक बहुत अहम जुज़, जो कि सीपेक का बुनियादी हिस्सा तो नहीं लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, वो हमारे कैपिटल मार्केट्स। हमने स्टॉक एक्सचेंज को चीनियों के हवाले कर दिया, तो मार्केट में हम तेज़ी तो देख रहे हैं, लेकिन अब हमें बात कंक्रीट बेसिस पर यह करनी चाहिए कि चीन के साथ जो हमारा इस मामले पर जो भी आई वुडंट से कोई एग्रीमेंट होगा, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर। अगर उन्होंने ख़रीदा है तो भाई इसको चलाना भी तो उनका काम है, और फिर चला रहे हैं तो फिर किस तरह से चलाना है स्टॉक एक्सचेंज को, मुस्तकबिल क्या है, लिस्टिंग्स क्या होंगी, क्रॉस लिस्टिंग्स क्या होंगी। चीन के बड़े बड़े शहर हैं जहां पर बड़ी बड़ी कैपिटल मार्केट्स हैं, क्या उनसे हम लिंक हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? अगर क्रॉस लिस्टिंग नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? अगर इन्वेस्टमेंट चाइना से पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट में नहीं आ रही, जो मुझे नहीं पता, हो सकता आती हो, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना फिपी हो गया, लिपी हो गया, फिपी हो गया, लिपी हो गया, तो फिपी लिपी का मैंने अचार डालना है। मुझे तो ये पता करना है कि चीन ने पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में एक स्टेक लिया है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में स्टेक के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए भाई। वो कहाँ है? या फिर वो मेरी बात वो वाली सही हो जाएगी कि हकीकतन स्टॉक एक्सचेंज लिया किसने? नहीं, मैं नहीं कह रहा, फिर हो जाएगी मेरी बात दुरुस्त अगर सरमायाकारी नहीं आएगी तो। देखो ना भाई, अगर कोई चीज़ कोई ख़रीदता है, किसी ने कोई चीज़ खरीदी, तो फिर उसका ख्याल भी रखेगा ना। अगर ख़रीद के छोड़ देगा तो इसका मतलब उसकी तवज्जो उस तरफ है नहीं। एक बात कर रहा हूँ ना यार, आप एक गाड़ी ख़रीदें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, हैं, गाड़ी ख़रीदें। ये काशी भाई देखें कैसे खुश हो रहे हैं गाड़ी का नाम सुन के। गाड़ी ख़रीदने के बाद मैं घर पे खड़ी कर दूँ, चलाऊँ नहीं, चाबी लटकी हुई उसको देखता रहूँ, गाड़ी खड़ी उसको देखता रहूँ, चलाऊँ नहीं, तो भाई दुनिया मुझे कहेगी कि साहब ये क्या मामला, क्या आपका? यार मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है। तो लोग कहेंगे भाई आप चलाते हैं? बोले नहीं, गाड़ी में चलाता नहीं हूँ, शौक बहुत है। तो ये समझ नहीं आई ना बात थोड़ी। बोले आप गाड़ी चलाएं, तो गाड़ी चलाने के लिए आपने कहा चलो ठीक है यार गाड़ी निकालते हैं। तो किसी ने कहा पेट्रोल डलाएं गाड़ी में, आपने कहा नहीं पेट्रोल नहीं डलाएंगे गाड़ी में। गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बंद गाड़ी में बैठ के, वो कौन थी पाकिस्तान की वो जो एक्ट्रेस थी, वो जो बंद गाड़ी के साथ गाड़ी चलाती थी, बड़ी टीवी पर मशहूर थी, हैं वो, तो वो बस स्टीयरिंग को यूं यूं हिलाते रहे, कुछ होते रहे, यार ऐसे नहीं करो, यार आप लोग ऐसे नहीं किया करो। देखो आप लोग माशाल्लाह खुद ज़हीन लोग हो, समझो इस बात, तो सरमाया भी साथ आना चाहिए। मेरी दरख्वास्त गलत नहीं है, मेरी ख्वाहिश गलत नहीं है। आप लोग कहते हैं यार तुम कैसे सोच लेते हो? सोच नहीं लेता है एक्चुअली। देखें मेरे पास दिमाग है, दिमाग की जगह कद्दू थोड़ी है मेरे पास। ज़रा सा इंसान जहन पे जोर दे तो उसको समझ में आ जाता है कि मसले का हल क्या है। एक स्टॉक मार्केट है, चलने को नहीं आ रही, तो सबसे पहले मालूम करो स्टॉक मार्केट है किसकी, इसका मालिक कौन है। उसको जाकर बोलो भाई इसको चलाओ, तो वो कह रहा नहीं मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा बस। आगे समझ तो आप गए। तो भाई इनको मजबूर करो कि इस स्टॉक मार्केट में पेट्रोल डलवा के इसको चलाओ। अभी 7 दिन तो ये चल जाएगी इसी चक्कर में, आश्रय में कि ये लोग आए हैं, हिया से हुआ, हुआ से हिया। नहीं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ
कि यार आप समझ जाओ, हमारे यहाँ बड़ी अजीब चीज़ है, इंसान ओहदे पर हो ना तो उसको लगता है कि मेरी अपनी शख्सियत का कमाल है, लेकिन ओहदे से हट जाए ना तो फिर उसको पता लगता है कि उसका इसमें कोई कमाल नहीं था। समझता आप गए होंगे। इसीलिए मैं बार बार कभी महीनों का बताता हूँ, कभी टाइम का बताता हूँ। टाइम बड़ी अजीब चीज़ है, एक सी नहीं रहती और टाइम हमारे पास भी महदूद होता है। तो नाजरीन, बातें तो बहुत सारी थी मईशत पर करने वाली, लेकिन यह है कि अब वो आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर करेंगे ज़रूर आपसे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।